अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। वज़ीर आला केपी या यूं कह लीजिए कि नौ मुंतखब वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी साहब, उनके बारे में शुनीद ये है कि मौसूफ़ अब तक अपनी काबीना के अनमोल रत्नों का फ़ैसला नहीं कर पाए हैं। जब से नाजिल हुए हैं तब से मार धाड़ से भरपूर, जंग व जदल से लबरेज़ बयानात तो दे रहे हैं, लेकिन अभी तक काबीना में किस किस की दिहाड़ी लगाई जाएगी इसका फ़ैसला नहीं हो सका है। अलबत्ता एक काम उन्होंने किया है कि तहकीकी सहाफ़त के लिए, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म के लिए एक यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान जो है वो नहायत शान तफ़ाखुर के साथ फरमा चुके हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है इस यूनिवर्सिटी से निकलने वाले अनमोल रत्नों में आप उसको विजुअलाइज़ कर सकते हैं कि इसके वाइस चांसलर के लिए जो मेरिट होता है, मेरा ख्याल है वो तोतला रियाज ख़ान जैसे जो है वो येलो जर्नलिज़म करने वाले सहाफ़ियों का होगा, या वो सामी अब्राहम जो चुटिया वाला वो हकीकी आज़ादी मांगते मांगते पैदल अमेरिका पहुंच गया है। मेरा ख्याल है इस तरह के लोगों को तैयार करने का बीड़ा उठाया है सोहेल आफरीदी साहब ने, और वही हकीकी सहाफ़ी होगा। ज़ाहिर है कि आजकल उनके लिए कि जो उनके मतलब की ख़बर लगाएगा या उस ख़बर को उछालेगा। तो यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान अगरचे खुशाइंद नहीं है, लेकिन अगर हम इसे मान भी लें तो भी इस यूनिवर्सिटी से एंड प्रोडक्ट क्या निकालनी है ये आप समझ सकते हैं। मौसूफ़ फरमा रहे थे कि केपी और पंजाब की जो पुलिस हैं, दोनों महकमे हैं दोनों जगहों के, उनमें एक वाज़ेह फ़र्क होना चाहिए। इस बात पर तबसरा नहीं करते। अगली बात की तरफ जाते हैं। फरमा रहे विफाक ने पुलिस को नाकिस और पुरानी बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम की। हिदायत फरमाइए कि गाड़ियां विफाक को वापस कर दी जाएं। सर, आपको तो नई वीआईपी ज़बरदस्त किस्म की लग्जरियस बुलेट प्रूफ कार मिली है ना, अब क्या मसला है? पुलिस की यहां फिक्र किसको है? कुछ और महकमे हैं कि जहां अगर शहादतें भी हो जाती हैं तो चलो कुछ अल्लाह का शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ मिल मिला जाता है, कुछ ख्याल रख लिया जाता है। लेकिन पुलिस का तो सबसे पतली गर्दन तो पुलिस वालों की होती है। पुलिस वाला तो चाहे वो टीएलपी के हाथों मारा जाए या पीटीआई के जत्थे के हाथों, उसको तो कहीं भी इंसाफ ना मिलता है ना मिलेगा। फरमा रहे हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला का इक़दाम पुलिस की तज़हीक के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश की गई। अच्छा, ये वो बयान है जो वो तारीख़ें बदल बदल करके जारी फरमाते हैं। इनकी पूरी सियासत अगर हम जायज़ा लें, जब से ये नाजिल हुए हैं तब से इनको 8 फरवरी से आगे बढ़ने का मौका कुदरत दे ही नहीं पा रही। इनकी आप तकारीर उठा करके देख लें। इन्होंने अभी हमें एक मालूमात खान साहब की तरह से बाहम पहुँचाई कि कायदे आज़म बानी पीटीआई थे। जाहिर है वो ठीक कह रहे हैं। जब दरख्त रात को जो है वो ऑक्सीजन खारिज कर सकता है इमरान खान के ज़ुबानी, तो अगर ये कायदे आज़म को बानी पीटीआई बता रहे हैं तो क्या गलत है? कंटिन्यूएशन रहना चाहिए बोंगेपन की। कैसे पता चलेगा कि जो है वो जुल्फ़ों वाली सरकार की जगह आए हैं? इस तरह के शगुफ़े छोड़ करके न सिर्फ वो हमें एंटरटेन कर रहे हैं बल्कि अपने होने का भी सबूत बाहम पहुँचा रहे हैं। कह रहे हैं वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से सूबे में एक दफ़ा फिर दहशत गर्दी आ गई है। अच्छा, वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों को सही करने के लिए वो जो एक ऑपरेशन की बात जब भी की जाती है तो उसकी राह में टार्जन बन करके खड़े हो जाते हैं। एक गलती अगर आपके तहत हो गई है और उस गलती के सुधार के लिए एक नई हिकमत अमली वज़ा की जाने वाली है, उस राह में रोड़े अटकाने का क्या वो वजह पैदा हो गई है? इस बारे में मौसूफ़ ने अभी तक कोई मालूमात बाहम नहीं पहुँचाई। इस बारे में रावी अब तक खामोश है। अलबत्ता कह रहा है वफाक को हमारी कुर्बानियों का एहसास करके हमारे फंड्स बर वक्त जारी फरमाने चाहिए। यहाँ उन्होंने मुझे मुराद अली शाह की याद दिला दी है, लेकिन हम उस पर कोई बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं।
फलाने फलाने से क्या किया, फलाने फलाने कोई एक काम की बात भी अगर मुझे मिल जाए तो मैं उस पर बात करूं। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, तो खैर मुझे भी पता है। भाई हमारे मेहमान मौजूद है हमारे साथ, नाम तो बता दो। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब मद्दज़लहु आली, कोशिश है कि वो पकड़े जाएं, और अगर वो पकड़े गए तो उनसे हम पूछते हैं कि हुजूर ये जो हो रहा है ये कब तक होता रहेगा और इसके नतीजे में जो होना है वो कब होगा। वो जो आवाम तब्दीली के ख्वाब देखा करते थे, आज भी एक ख़बर छपी है, किसी ने कहा है कि जी 12 साल तब्दीली जो है उसने सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को ख्वाब दिए हैं, उन ख्वाबों की ताबीरें हनूज़ अभी तक नहीं मिल सकी। ये ख़बरें अब डेडलाइन पुरानी कर कर के नए कालिब में जारी हो रही हैं। लेकिन अगर पीटीआई की लीडरशिप की बात की जाए तो पीटीआई की एंटायर लीडरशिप, दे आर सिंपली नॉट बॉदर्ड। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। उम्मीद है कि आपकी तबीयत और मिजाज दोनों बखैर होंगे। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर पूछना ये था कि नौ मुंतखब वज़ीर आला केपी, उन्होंने आज एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के फ़रोग के लिए काबिल सहाफ़ियों की तैयारी के लिए एक यूनिवर्सिटी का ऐलान फरमाया है। हुजूर वाला, इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तो इमरान रियाज खान ही होंगे यकीनन, या सामी अब्राहम, क्योंकि जिस तरह की सहाफ़त पसंद की जा रही है हमारे इंसाफी दोस्तों की कैंपों में, वो सहाफ़त करना हर एक के बस की बात तो नहीं है। कम से कम मैं तो उस मेरिट पे पूरा नहीं उतरता। अगर आप कुछ इरशाद फरमाएं। क्वेश्चन तो ये नहीं है, जो सहाफत के पैरामीटर अरसा दराज से चले आ रहे हैं, वो बरना साहब ले लें, बाकी लोग ले लें, तो सवाल ये है कि वो सहाफत के मेयार अब नहीं रह गए। वो सहाफत के मेयार जो भी कायम कर लेगा तो वो तो पाकिस्तान तो आप भूल जाए ना, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से तो अब सहाफत के वो मेयार नहीं रह गए। क्वेश्चन ये है कि उसका वाइस चांसलर कौन होगा या क्या नहीं होगा, वो तो एक अलग इशू है। क्वेश्चन है कि आपने हर शोबे को, हर इदारे को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। वो मेरिट नाम की चीज अगर आपको कहीं नजर आती है तो जरूर बताइएगा मुझे, मैं चाहूंगा, मैं बड़ी 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 खुशी होगी इस बात की कि पाकिस्तान में मेरिट किस जगह पर रह गया है, कहाँ रूल ऑफ लॉ या बाकी बातें रहेगी। वो नाम ही दिया है ना, नाम में इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। नाम दिया है, उसके बाद यूनिवर्सिटी कायम होगी और उसमें कोशिश करेंगे कि वो जो असूल है मेरिट के वो हो सके। लेकिन अब तो नौकरी करते हैं जी, नौकरी करनी है, वो चाहे वजीर आजम ले लें, वजीर आला ले लें, किसी को ले लें, हर एक ने नौकरियां करनी है, वो नौकरियां कर रहे हैं, बस बात खत्म, तनख्वाहें लेनी है। इसका मतलब है कि आपने इस सफ में वजीर आला को भी खड़ा कर दिया कि वो भी बेचारे नौकरी करने आए, उनसे भी किसी तीर तोप तलवार के चलाने की तवक्को न रखी जाए। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, वो तो बात यही, अगर पीटीआई भी उस नौकरियों पे लग जाए तो मसला ना खत्म हो जाए। ये तो मसला है। पीटीआई के वजीर आला लग गए ना केपी में? नहीं, वो लग तो गए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीटीआई के उस नौकरी पर ये काम करना चाहती, वो जो नौकरी अपना ऑपरेशन रजीम प्लस देना चाहती या बाकी लोग देना चाहते हैं, वो नौकरी नहीं। ऐसा कसूर क्या है उनका? कसूर तो यही है ना कि भाई आप कौन है, आप वो जो वायसराय का दौर होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, तो वो निजाम चल रहा है। तो बस सर मैं एक जुज़वी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। इस यूनिवर्सिटी की बात को हमें वैसे भी, मैं समझ रहा हूँ, जाती है मेरा ख्याल है कि हमें इसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खान साहब जब इक़्तिदार में नहीं आए थे तो भी उन्होंने एक शगुफा छोड़ा था कि जिस वक्त मैं इक़्तिदार में आऊंगा तो ये वजीर आजम हाउस की जगह एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे, गवर्नर हाउसेस की दीवारें गिरा करके, और यहाँ पे आप समझ रहे होंगे ना वो बेल मंडे चढ़ी और ना ही यहाँ इस तरह की कोई यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल बनेगी। क्या फरमाएंगे? एक बात जेल में रख लीजिएगा, मुझे तो इस चीजों का पता है। वजीर आजम हाउस के हवाले से जब बात हुई तो वो वजीर आजम तो जब से पाकिस्तान बना है उसके लिए जाहो जलाल या बादशाह सलामत के दौर के वो चले आ रहे हैं। गवर्नर हाउस तोड़ने की स्टे आ गया था हाईकोर्ट का, मुझे अच्छी तरह याद है कि वहां बैठकर वो जो बातें हैं ना, वो सारी ख्वाब की तरह रह गई हैं। आप गवर्नर, अब मुझे ये बताए चले, छोड़े इमरान खान से, तो अगर बात ये गलत कर दी थी तो क्या हमने कोई डिप्टी कमिश्नर हाउस छोड़ दिए? आप अभी देखें, अभी पंजाब की काबीना के लिए या पंजाब के सिविल सेक्रेटरीट के लिए इतना पैसा लगा है
वो किस लिए लगाया है? क्या मारते चाहिए आपको? वो काम करने वाले नहीं जो चाहिए यहाँ पर। यहाँ तो आप देखिए वो असूल वगैरह की बातें आप छोड़े, यहाँ आपको आप देखें ना, जब बड़ा घर होगा तो बड़े घर में मुलाजिम भी होंगे, मुलाजिम रखेंगे तो जाओ जलाल के लिए चीजें भी चाहिए होंगी। तो वो जो दौर है ना याशी का, बहादुर शाह जफर का दौर का, आजकल बहादुर शाह का दौर का जफर चल रहा है। आपके मुल्क का वजीर आजम या बाकी सूबों के सारे वही नजर आ रहे हैं। अब एक उसमें उठ के आया है, चाहे अपना अफरीदी साहब को कह दे, सुहेल अफरीदी साहब को, उसने आगे अब चीजें कह दी है। उसने कहा करप्शन ही खत्म करेंगे। वैसे तो करप्शन आपको पता है आजकल एजाज है जितना आप मुझे याद है आज से 15 साल पहले LDA में काम पड़ा था, तो मुझे उस ऑफिसर ने कहा था कि जनाब हम जायज काम करने के पैसे लेते हैं, नाजायज तो करते नहीं। अब तो बात बड़ी वाजी है। अब तो हर महकमे में हर जगह चले जाएं, हालत ही कोई नहीं रहेगी। एक किसी ने अगर कोई तसाबी अमल लेना था, नैब खत्म कर दिया, एंटी करप्शन खत्म कर दी। सर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2-3 चीजें जिनकी तरफ मैं निशानदेही करना चाहूंगा। वफाकी हुकूमत को डिस्कस करते हुए वज़ीर आला KP ने कुछ गुजारिशात की हैं, बल्कि कुछ इरशादात फरमाए हैं। उन्होंने कहा कि वफाक ने पुलिस को नाकिस और पुरानी बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम की। ये था FIR नंबर 1। FIR नंबर 2 ये है कि वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से सूबे में फिर दहशतगर्दी आई। सर जितना KPK में गलत हुआ है वो सब वफाक ने किया है, और जितना अच्छा हुआ है वो इमरान खान ने और PTI ने किया है। और जितना अच्छा है मेरा ख्याल है कुछ तो आप भी जानते ही होंगे, अगर दिल पे हाथ रख करके आपसे पूछा जाए तो कुछ फरमाना चाहेंगे आप? देखिए एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है, क्वेश्चन देखिए तय करना पड़ेगा कि सूबे के पास क्या है, वफाक के पास क्या है। बॉर्डर्स सूबे के पास नहीं है, ये बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है। फॉरेन अफेयर्स सूबे के पास नहीं है, करेंसी सूबे के पास नहीं है, तो सूबे के पास क्या बिजली सूबे के पास नहीं है, पानी सूबे के पास नहीं है। सूबे के पास रह के क्या गया? एक लॉ एंड ऑर्डर सूबे के अंदर का, वो शहरियों की हद तक कंट्रोल कर लें। वो अपने तौर पर देख रहे हैं क्या पूरे मुल्क में हालात कंट्रोल है? हमने देखा नहीं दहशतगर्दी की लपेट को पूरे मुल्क को किस तरह लिया रहा है। और जहां तक तालिबान, गुड तालिबान, बैड तालिबान, तालिबान को बसाना देखना कौन करता रहे? अब हर एक को पता है कि अपना किसने लाकर बसाया। यानी जुलाई 2022 की बात है, इमरान खान की हुकूमत चलेगी थी। अपना राणा सनाउल्लाह का बयान पढ़ ले, आप लोगों को अंदाजा है इस बात का। क्वेश्चन ये है कि मुल्क को इकट्ठा करने के हवाले से कोई पॉलिसी बना रहे हैं, आप कुछ चीजें लेके चलना चाहती हैं, तो वहां के अवाम का तो है ना, आपका आइन कहता है कि चूजन रिप्रेजेंटेटिव के जरिए चलना। हाँ वो आई एम सॉरी, असल में तो फॉर्म 45-47 में चूजन वाली तो बात रह नहीं गई ना। जो आप चाहती हैं वो फॉर्म 47 गवर्नमेंट के हवाले से वो सिलसिला जो है वो चलना चाह रहे हैं कि जो आपके बस में नहीं है, वो प्रोटेक्शन रजीम अपना प्लस के जरिए जो लोग आए हैं वही काम लेकर चले, तो वो तो चलता रहेगा ना। तो यहाँ तो फिर या तो देखे ना, या तो आपने आपको सीरियस आगे आपने चले फिर 3.5 साल में आपने कोई बड़ा काम बता दे। क्या बड़ा काम किया? मुल्क की मशर ठीक कर ली, लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर ली है, माँ सिवाय कंपनियां बना के टेंडर लेने के अलावा, टिकटॉक बनाने के अलावा, तस्वीरें लगाने के अलावा कोई एक बड़े काम ऐसे बता दीजिएगा। अच्छा लैपटॉप बांट रहे, और भाई इस मुल्क को फैक्ट्रियां दो, लैपटॉप बांध के बेकारी ना बनाओ इस बात को। यहाँ बैठकर बताएं क्या क्या ऐसा इंडस्ट्रियां खत्म हो गई यहाँ पर। यहाँ बड़े बड़े जो फार्मास्यूटिकल की कंपनियां थी वो सारी निकल गई यहाँ से टेक्सटाइल आपका तबाह हो गया, एग्रीकल्चर आपका तबाह हो गया। मुल्क को लाकर खड़ा कहाँ कर दिया है आपने जब इमरान खान को गिराया था डॉलर क्या था, आज डॉलर क्या है, तेल की कीमतें उस वक्त क्या थी, आज क्या है, ये बता दें आप। कम में चलें कोई इतना ही बता दें आप। यहाँ तो आपको पता है ना वो अपना कुछ जिनसी ज्यादती वाला मामला आ गया तो वो नेफे में से पिस्तौल चलती है, क्या हो जाता है फिर पता लगता है किसी ने सर साइंस की दुनिया है ना, साइंस की दुनिया है, वो हो जाता है। नहीं साइंस की दुनिया यही रह गई है कि जनाब शरीक मुलजिम था, शरीक मुलजिम बचाने के लिए उनको निकला। वो कहानी बदल लो यार, कम से कम वो स्क्रिप्ट ही बदल लो। वो स्क्रिप्ट नहीं बदलना, वही स्क्रिप्ट चल रहा है। बस आप इस मुल्क को हार्ड स्टेट बनाने की तरफ ले गए हैं। इस मुल्क को हार्ड स्टेट बना, इसका नुकसान किसको होना है? सर ये बताइए कि अभी तक नौ मुंतखब वज़ीर आला KPK अपनी काबीना नहीं बना सके, इसकी कोई खास वजह है? नहीं कोई खास वजह नहीं है। मैं देखिए बड़ी सीधी सी बात है, मेरिट पे रखने हैं, इंटरव्यू हो रहे हैं, आपस में डिस्कशन हो रही है, नाम तजवीज कर दिए गए हैं, नाम को फाइनलाइजेशन की तरफ चल रहे हैं। अब पार्टी के जो फाउंडर चेयरमैन है उनके साथ इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हो रही है और उनको हतमीनामों की शक्ल दी जानी, जो कि पार्टी के अंदर से लोग लिए गए हैं ना।
तो पार्टी के लीडरशिप से तो रब्ता कर रहा है ना, यानी इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से केस क्या है। बाकी तो जो भी करेंगे वो फैसला वही चलाएंगे, वहां के सूबे की आवाम के मर्जी के मुताबिक चला जाएगा, उनकी मांगों के मुताबिक चला जाएगा। लेकिन अगर डिसीजन लेना, ये देखिए, हाँ अच्छा सॉरी, ओहो आप मैं समझा शायद आप ना, आप शायद मुझे मशवरा करना चाहते हैं वफाकी वजारत, वफाकी का मुझे बताएं यहाँ वजारतें किसने तजवीज़ की हैं, यहाँ कौन लोग मुंतखब होके आए, सूबे में ले लें, वफाक में ले लें, हर महकमे में ले लें, चीफ सेक्रेटरी किसे लगा रहा है, आईजी कौन लगा रहा है, और महकमों के सरबराह कौन लगा रहा है। अब हर एक बच्चे को तो पता है, जाने तो जाने, गुल ना जाने, बाग तो सारा जाने, है ना। अब ये तो ना कहें कि बाग को नहीं पता है सारी बात का। अच्छा, ये मुझे बताइए सर, वो तमाम सरकारी मुलाजिम, उनकी भी शामत आया चाहती है वज़ीर आला के अपने ख्याल के मुताबिक। उन्होंने जो है वो कुछ हिंट्स दिए हैं कि जी आवाम के साथ जो सरकारी हुकाम खड़े हुए हम उन्हें रिवॉर्ड देंगे, जो नहीं खड़े हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये कि पीटीआई ने वो जो एजिटेशन की सियासत पिछले दिनों की इनके नुज़ूल से पहले, उसमें अगर किसी सरकारी मुलाजिम यानी बिलखुसूस पुलिस ने अगर हल्का हाथ रखा तो उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी ने जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सख्ती बरती तो मेरा ख्याल है कि वो अपनी कुर्सी, अपनी बेल्ट, अपनी मनसब से, अपनी दस्तार और तौकीर से जाएगा। इसका यही मतलब लिया जाए? नहीं, देखिए ना, आपके यहाँ कितने बड़े बड़े अवार्ड है, कोई मेरिट एक मेरिट बता दें। चले, जहाँ तक सरकारी, जहाँ तक फौज के हवाले से बात है, वो तो मैं इत्तेफाक करता हूँ, तो फौज उन्होंने बेहतरीन ऑफिसर्स सबको दे दिए हैं। बाकी सिविल ब्यूरोक्रेसी में आ जाए, किस बुनियाद के ऊपर, क्या ऐसा काम कमाल क्या किया ऐसा ने, क्या इस मुल्क में उन्हें जाने बचाई थी लोगों को, क्या उन्होंने करप्शन खत्म कर दी थी, या बेहतरीन ब्यूरोक्रेसी मिसाल कायम की थी। यानी उमर फारूक जैसे आदमी, क्या था उसने किया, उसने जनाब उसने तोशा खाना के वाले से घड़ी खरीदी थी आप ये, और आप बता दें आप लोग उसको इतना बड़े अवार्ड, एक नहीं 2 दफा अवार्ड से नवाज दिया आपने। तो ये देखे ना, ये तो मैं यार कोई नहीं, हालांकि मैं तो बार बार पूछता रहा हूँ, मैं लिखा भी है कि ये गैलेंट्री अवार्ड आपने किस बुनियाद पर, किस मेरिट पर दिए हैं। तो कम से कम उन्होंने तो ये कह दिया कि जो अवाम के साथ खड़े हो, कोई एक बता दें कि जो अवार्ड दिए गए वो अवाम के साथ खड़ा हो। लेकिन एक बात पूछना चाह रहा हूं सर, ये इख्तिदार हाथ से जाने के बाद इंसान नजरियाती क्यों हो जाता है? इमरान खान साहब के दौर में अवाम की कमबख्ती आई हुई थी, हर दूसरे दिन कहा जाता था कि घबराना नहीं है, और उन दिनों में कि जब कोरोना अल्लाह मारा आया हुआ था, बाकायदा एक भरी बज़्म में मुराद सईद जैसों को, शेख रशीद जैसे बदजुबान वज़रा को बाकायदा अवार्ड्स तक दिए गए थे, और वो भी इमरान खान साहब की जानिब से। तो ये कार जहल तो उस वक्त से होता चला आ रहा है, आज शायद इसकी शरह बढ़ गई होगी या कम हो गई होगी। नहीं, देखिए 2 चीजें मैं आपको बता दूं। अब जब तक बिके न थे खरीदता न कभी, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। सर शेख रशीद को तो कोई पूछ ही नहीं रहा, वो अवार्ड देने के बाद तो उनकी बारात लुट गई। नहीं, मैं जो बताना चाह रहा हूँ ना आपको, कि जब आप निजाम में आते हैं ना, निजाम में बैठते हैं, अब आपको समझ आती है कि निजाम क्या है, आपको समझ आती है कि क्या है। फिर आपने वो इमरान खान साहब की गलती और कसूर ये है कि उसने इसको ठीक करने की ठान ली कि इस निजाम को ठीक करेंगे, निजाम को जमहूरी तरीके से चलाएंगे, अवामी नुमाइंदगी लेकर आएंगे। जब लेकिन वो उनको तो अंदाजा ही नहीं कि आपने कितने बड़े पुराने एक ऐसे निजाम को छेड़ दिया कि जिसके नीचे लेकिन सर मुराद सईद और शेख रशीद को अवार्ड देकर के ये निजाम कैसे ठीक हो सकता था? देखिए, माने या ना माने, शेख रशीद साहब की तो एक खिदमात है इतने अरसे से नहीं, लेकिन उनकी खिदमात जिनके लिए हैं उन्होंने उनको बेरोजगार कर दिया, तो फिर आप क्यों? देखिए, वो एक अलग बात जो आप बात कर रहे हैं ना, क्वेश्चन ये है कि उन्होंने अपने महकमों की कार्रवाई अगर देखा जाए, अपना मुराद सईद ने अपने जिसके वजीर थे उसकी शक्ल तो देखे ना, क्या हालत बदल के रख दी थी। मेरे तो सामने चीजें मौजूद है। शेख रशीद अभी बता दें यानी क्या किया इन्होंने। अच्छा, इन्होंने क्या किया आपको पता है? पंजाब में उन्होंने अजय एक मोटरवे बना दिया, अच्छा मुनादी मोटरवे। उस मोटरवे की करप्शन का पैसा आज भी जवाब नहीं आ रहा है, इनके पास है ही नहीं। अच्छा, मेट्रो ऑरेंज ट्रेन बना दी, 300-350 अरब रुपया उस वक्त लगाया, $3 बिलियन, जो आज के दौर के मुताबिक तकरीबन 900 और 1000 अरब रुपया है। कितने लोग आवाम को फायदा है? कोई ट्राम चलाई, कोई बुलेट ट्रेन चलाई आपने, कोई आपने ऐसा निजाम बनाया कि जो मुल्क को आगे की तरफ लेकर जाए? आपने कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई यहाँ पर, आपने कोई बड़े डैम बना लिए, आप तो अंदाजा लगा बिजली चोरी नहीं रोक सके यार, आप गैस चोरी नहीं रोक सके,
और उसको कवर करने के लिए आप रेट बढ़ाई जा रहे हैं, बिजली का भी रेट बढ़ा दिया, गैस का भी रेट बढ़ा दिया, और हालत ये है कि अब आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही नहीं पूरी कर पाए। आप जो चीज बना रहे हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ कम्पीट ही नहीं कर पाए। क्या हो रहा है इस वक्त जितनी गाड़ियां आपकी यहाँ बन रही हैं सारी की सारी चाइना से ज्यादा तो असेंबल हो चले, असेंबल यहाँ हो रही है, सारा बन के यहाँ आ रहे हैं। आपके यहाँ तो वो बिजली का कनेक्शन लेने के लोग लगाने के लिए तैयार नहीं है। यानी एक दौर होता था कि यहाँ बिजली की शॉर्टेज पे मुसीबत पड़ी होती थी गर्मियों के अंदर। अब बताएं, आप खुद बताएं, इतनी वाफर यहाँ पर बिजली पड़ी हुई है, क्या वजह है? कुछ सोचिए इन चीजों को, कौन सोचा? अच्छा सॉरी, तो सोचना तो आपको है नहीं। हमने इक़्तिदार के मजे लेने हैं, या हम जाती उम्र में एंजॉय करेंगे, या बाकी बाहर बैठकर लंदन की जगहों पे या बाकी जगहों पे एंजॉय करेंगे। सर एंजॉयमेंट की जगहें तब्दील हो रही हैं। अगर आपकी बात को मैं बाय भी कर लूं, एंजॉयमेंट की जगहें तब्दील हो रही हैं। कभी बनी गाला होती थी, उससे पहले जाती उम्रा होती थी, आज अगर फिर जाती उम्रा और यहाँ कराची में क्लिफ्टन है, तो फर्क क्या हुआ है? कंटिन्यूएशन है? यही तो फर्क है ना। नहीं, यही तो फर्क है ना, यही तो फर्क है, यही तो समझने वाली बात है। इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाते रहे, बुशरा बीबी पे इल्जाम लगाया, उस्मान बुजार पे आपने इल्जाम लगाया कि करप्शन किया। कोई एक करप्शन का केस बता रहे, मां सिवाय बुशरा खाना के अलावा केस ही कोई नहीं मिला आपको। आपने इद्दत के केस, घटिया केस बनाए, साइफर का केस बनाया, कोई एक केस बता दें आपको। 3.5 साल में कोई एक करप्शन का केस लेकर आए हो, करप्शन हुई हो तो लेके आते। अभी 3.5 साल जो मौजूदा इनके दौर लगा ले, अब इनके यहाँ करप्शन खत्म हो गई है। वो मैडम से चीफ मिनिस्टर कहती है कि मैंने करप्शन के आगे बंद बांध दिए, पता नहीं कौन से बंद बांधे हैं। अब सर मेरा ख्याल है कि हम ब्रेक पे ये उहदा खोलने की कोशिश करेंगे कि ये बंद कहाँ बांधे, किसने बांधे और इन बंदों का मुस्तकबिल क्या है। आपकी आमद का अजहद मशकूर हूँ। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब। नाजरीन, ये थे अजहर सिद्दीक साहब और PTI का मौक़िफ़ हम इनसे ले रहे थे। यहाँ वक्त हुआ एक कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे मरीम नवाज़ की एक जारहाना इनिंग्स की। एक और मरतबा जारहाना बैटिंग के जौहर दिखाती हुई नज़र आ रही हैं। आज उन्होंने खिताब फरमाते हुए फरमाया कि सैलाब के नाम पर ना हमने रोना धोना किया, यानी पंजाब की बात कर रही थी वो, ना ही पंजाब हुकूमत ने सैलाब के नाम पर रोना धोना किया और ना ही उन्हें किसी किस्म की मदद दरकार है। फरमाती हैं अवाम की इज़्ज़त नफ्स अहम तरजीह। इसी किस्म के कुछ बयानात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की हलीफ और इत्तेहादी जमात, उसकी खफगी और नाराज़गी का सबब भी बने थे। मामले पे काफ़ी ले-दे भी हुई थी। ये मामला ऐवान सदर से टेकअप हुआ था। मोहसिन नकवी साहब को बुला करके और सदर साहब ने कुछ वाज़ नसीहत फरमाई थी। उसके बाद उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान से। उन्होंने इस मसले पे संजीदगी से गौर ख़ौज़ के वादे भी किए थे और उसके बाद एक मरतबा फिर लगता है कि अब कल फिर सिंध हुकूमत कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर कोई चांदमारी शुरू फरमाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं शेख रोहेल असगर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने हमें वक्त दिया। हुजूर वाला मरीम नवाज़ अपनी कारकर्दगी के बारे में बात करती हैं तो सिंध हुकूमत जो है वो सामने से अपने जवाबात देने पर उतर आती है। मरीम नवाज़ तो अपनी बात कर रही हैं, फिर सामने वाला अपने जवाब क्यों कर दे रहा है? हुजूर, मरीम ने कोई सवाल तो नहीं किया जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। असल में हमारे यहाँ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि आप जब अपनी बात करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो वो काम तो नजर भी आएगा और आपका बताना फर्ज भी बनता है। अगर आप आवाम की खिदमत कर रहे हैं तो बताएं, आप जरूर बताएं, इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता। और दूसरी जो बात है, दूसरी तरफ की जो बात मुझे समझ आती है कि वो ये है कि बजाय इसके कि वो अपनी कारकर्दगी के ऊपर रोशनी डालें, साबित करें कि हम इस सूबे से कमतर तरक्की नहीं की हमने, लेकिन वो तरक्की तो सबको नजर आनी चाहिए। अगर आप फर्ज कीजिए, आप जब पंजाब हुकूमत की जो सरहद है उससे पार जाते हैं तो जब तक आप कराची पहुंचते हैं आपको आपके दाएं बाएं
कुछ नजर आना चाहिए ना, तरक्की नजर आनी चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, उन लोगों की जिंदगी बहुत बेहतर हो जानी चाहिए, वहाँ पे दूर दराज इलाकों में मेडिकल सहूलियात होनी चाहिए। मतलब इस किस्म की बात है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट होने चाहिए। तो जब ऐसा कुछ होगा तो मेरे ख्याल में तो आपको किसी के जवाब देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर पीपल्स पार्टी का इसरार है कि जितने ज़बरदस्त किस्म के तरक्याती मंसूबे हमने मुतारिफ कराए हैं उतना तो जेम्स बॉन्ड भी नहीं सोच सकता था। यानी मिसाल के तौर पे हम सेहत की बात करते हैं तो वो कार्डियो की तरफ इशारा फरमा देते हैं। अगर हम शाहराहों की बात करते हैं तो वो कहते हैं इंटीरियर सिंध में बड़ी अच्छी शाहराएं हैं, कराची को शाहराहों की क्या जरूरत है? अच्छी बात है। फिर आप इस बात को फिर आप हवा देते हैं कि जब लोग ये कहते हैं कि कराची को एक अलग सूबा बना दीजिए, तो आप ये बातें करके फिर खुद उस चीज को हवा देते हैं। आप उनकी इस बात को, उनकी इस लॉजिक को, उनकी इस तजवीज को आप खुद सहारा दे रहे होते हैं। तो इस किस्म की बातें करने से पहले आप अच्छी तरह सोच विचार कर लिया कीजिए कि आप सूबों को मजीद सूबे बनाने के आप हक में नहीं है, और आप बिल्कुल उससे बड़ा अकड़ जाते हैं, बल्कि मारने पर तुल आते हैं। तो फिर आप तरह ये बात करने से पहले भी एक तरह सोच लीजिए कि कराची एक माशी तौर पे हब समझा जाता है, माश तौर पे वहां से आपकी बड़ी सपोर्ट होती है कराची से। और कराची की हालत यह है कि आज तक आप उसको पीने वाला पानी या उसके निकास के लिए कुछ कर नहीं पाए। तो ये नजर आएगा ना। देखिए, मैं अगर जाता हूँ कराची तो मुझे कराची अंदर जाकर तो नहीं देखना, मुझे तो सड़कों पे जब मैं घूम रहा होता हूँ पूरे सड़कें बताएंगी कि आपने कितनी तरक्की कर ली है। इसलिए मेरे ख्याल में शायद आप एक दूसरे की तरफ खींचने के बजाय आप अपनी कारकर्दगी को बेहतर कीजिए, ताकि आपको कहने की जरूरत ही महसूस ना हो। अभी पहले सेगमेंट में मेरे साथ पीटीआई के रहनुमा अजहर सिद्दीक मौजूद थे। उन्होंने बातों बातों में, हालांकि गुफ्तगू कोई नहीं थी, लेकिन उन्होंने बातों बातों में वो नेफे में पिस्तौल चल जाने वाली कारगुजारी का बड़ा जिक्र फरमाया। उन्होंने कहा अब ये एक नया तरीका, एक नया जो है वो सनत मुतारिफ कराई गई है। सर, ये सनत है? हम तो समझ रहे थे कि ये हादसाती तौर पे ये सारे काम हो जाते हैं, लेकिन वो तो बता रहे थे कि ये बाकायदा एक कारीगरी, एक शोबा है कि जिसमें एक्सेल किया है हुकूमत पंजाब ने। कौन सी आप बात कर रहे हैं? और कौन सी बड़ी बात है? मुझसे इसलिए ना कहें बात के, मैं उनके पैदा होने के बाद से भी जानता हूँ और उनके सारे हालात को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। वो कौन सी सनद की बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। फिर आप बात मुझे समझाते तो फिर मैं आपको जवाब दे दूंगा। सीसीडी के हवाले से बात हो रही थी, हालांकि मैंने सवाल कोई नहीं किया था, लेकिन वो बता रहे थे कि पंजाब में जो पुलिस का जालिमाना रोल है उसमें खुली छूट दे दी गई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे एक बात, मैं खैर इस मामले में अपनी टांग नहीं अड़ाऊंगा, इसलिए कि आपको पता है कि यहाँ पे जो एक अंधाधुंध पैसा आया है वो कोई अच्छी जगह से नहीं आया, वो गलत तरीके से कमाएगा। और जहाँ भी पैसा फरावानी के साथ आता है और बगैर मेहनत के कमाया जाता है, वहां पे क्राइम बहुत सर उठाता है। हजूर, मैं आपको गुजारिश करूं, मैं सड़कों के ऊपर फिरता हूँ अकेला तनहा, मैं मेरा ड्राइवर, ठीक है, मुझे तो कोई शौक नहीं है अपने पीछे 2-2, 3-3 वीगो गाड़ियां रखने का। तो मैं तो खुद अक्सर सोचता हूँ कि मैं किसी V8 वाले को रोक के उससे माजरत के साथ, माफी के साथ ये पूछूं कि बंदे खुदा, मुझे भी बता यार, तुम कौन सा ऐसा कारोबार करते हो जिसमें तुम ये इंटराज लेके फिर रहे हो और बंदूकें, राइफलें, मैं जरूरत किया। अगर तुम्हें इतनी ही अपनी जिंदगी की या इतनी अपना तुझे खौफ है अपने मरने मराने का, तो फिर घर पे बैठो यार, क्यों लोगों को इस तरह डरा रहे हो? अगले दिन आपने देखा था एक अंडरपास पे एक नौजवान था, उस नौजवान को इन्हीं वीगो वालों ने बेइंतहा ज़ुदोगोब किया। लेकिन मैं सदके जाऊं उस नौजवान के, क्या बहादुरी का, मुझसे आखिर तक उनकी जान नहीं छोड़ी, बल्कि उनको वहां से भागना पड़ा जी। और ये फिर एक और मैं आपको बात बताऊं, ये कितनी बेहिसी वाली बात है कि आप वीडियो बनाते रहते हैं लेकिन आगे बढ़ के किसी मदद नहीं करते, ये एक बेहिसी हो चुकी हुई है। तो अब ये जो बातें अगर सब कर रहे थे ना, मैं आपको गुजारिश करूं, वो इसलिए नहीं कर रहे थे,
वो इसलिए कर रहे थे कि उनकी वकालत को बड़े जिक पहुंचेगी ना। कहाँ एक साल एक केस चलता है, उसके बाद गवाह मर जाते हैं, गवाह देने कोई नहीं आता, डरते हुए उसको अपनी जान के लाले पड़े होते हैं। तो मुसीबत ये हो जाती है कि खुदा के बंदो यार, यहाँ तो फिर आप अदालत में केस कराओ और फौरी तौर पर उसका फैसला करो, ताकि उस कमबख्त को जिसने जुल्म किया है उसको ये अंदाजा हो जाए कि जुल्म करने का ये सजा है, वो जुल्म कम हो जाएगा। तो अगर कोई शख्स बेतहाद, आपने कभी देखा नहीं कितनी दर्दनाक कहानी है इसके पीछे, आप पता नहीं ये कौन सी दुनिया में रहता है शख्स। मुझे तो किसी वक्त ये होता है कि मैं इन लोगों को पकड़ के झंझोड़ूं, इन बेहिस्सों की मैं जो है ना अंदर से दिल में जो पत्थर बन गए हुए इनके, उनको देखूं और बाइल करने की कोशिश करूं कि जो होता है। आपको पता है कि यहाँ पे जो ज्यादतियां जुल्म होते हैं, जी जी, जो यहाँ पे बच्चियों के साथ ज्यादतियां होती हैं, और मेरे ख्याल में मैक्सिमम लोग सिर्फ इस डर और खौफ के साथ कि उनकी इज्जत जो है बर्बाद हो जाएगी, वो कोर्ट ही नहीं करते। जाहिर है। सर अब थोड़ा सा मौजू को आगे भी लेके चलते हैं, जरा थोड़ा सा 2-3 सवालात मैं चाह रहा हूं आपसे और भी दरियाफ्त कर ली जाएं। सैलाब मुतासरीन की मदद के हवाले से मरीम नवाज साहिबा ने फरमाया कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हुकूमत पंजाब ने ना कोई रोना धोना किया, ना ही दुनिया के सामने हाथ फैलाया। लेकिन सर इस एक मामले को भी जो है वो इशू बनाया गया और इस पर काफ़ी लेदे, काफ़ी तनकीद हुई। फिर सिंध हुकूमत के वज़रा ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि जी पंजाब हुकूमत की ना तजुर्बेकारी पंजाब में होने वाले नुकसानात का सबब बनी, जबकि सिंध में हमारी तजुर्बेकारी काम आ गई। फिर यहाँ बिलावल साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि जी इंटरनेशनली हमें जो है वो डोनर से मदद की दरख्वास्त भी करनी चाहिए, जिसमें मरीम नवाज का एक काफ़ी सख्त जवाब मुख्तलिफ वक्तों में आता भी रहा। इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? देखिए, अगर आपके पास इतना सरमाया मौजूद है जो आवाम का सरमाया, और अगर आपके उस आवाम के सरमाए को उन पर खर्च कर देते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें तो हर किसी को खुश होना चाहिए और बल्कि सताइश करनी चाहिए, मुबारकबाद देनी चाहिए। उनके इस काम को आपको अच्छे लफ्जों में याद करना चाहिए यार। और मैं एक अर्ज करूं, बात यह है कि इंसानी जहाँ पे गलतियां होती हैं, या इंसान है वो फरिश्ता नहीं है, गलतियां तो हो सख्त होती हैं, और जिस किस्म का आपकी ब्यूरोक्रेसी है वहां पर तो गलतियों का अंबार लगे हुए हैं। ये बात ठीक है उनकी, बिल्कुल ठीक है। अगर खुदा न खास्ता अगर मुतासरीन के साथ आपने रवैया गलत रखा होता तो कहीं ना कहीं तो एहतजाज की आवाज आती। आपके कैमरे हैं, आपने हाथ में वो माइक पकड़े हुए हैं, 1 मिनट से पहले आपके टीवी के ऊपर ये खबरें चल जाती हैं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, और साफ सामने नजर आता कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। और अब सैलाब की तबाहकारियां तो खत्म हो गई। अब आइंदा के लिए आप देखें, मैं आपको एक और फिर अर्ज करता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट, मुझे नहीं पता, मैं बाकी गवर्नमेंट का मैं कोई ठेकेदार थोड़ी हूँ, ना मैं उनका वकील हूँ। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत ने इस दफा गंदम की कीमत भी काफी अच्छी रखी है, और इसी तरह वो सब्सिडाइज कर रहे हैं लोगों को, किसानों को मदद कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है यार, जहाँ को अच्छी बात हो उसकी बात उसको शाबाश दें। अगर सिंध हुकूमत को अच्छा काम करती तो मैं उसको शाबाश देता हूँ, ना अगर वो करें, लेकिन बता तो थे हमने ये काम अच्छा किया है, तो दिखा भी दें कि ये काम हमने बहुत अच्छा किया। ये दूर दराज के इलाके में जहाँ पे स्कूल नहीं था, कॉलेज नहीं था, वहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं थी, हमने यूनिवर्सिटियां बना दी, हमने स्कूल बना दिए, ताकि जो लोग मज़ारे हैं, जो लोग इनके गुलाम हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख जाएं और पढ़ लिख के वो कहीं ना कहीं अच्छी नौकरियां मिल जाए उनको। वो नहीं करेंगे, इसलिए कि आप जो एक चीज को सारी मतलब आप जोर लगा लिया आपने, आप इस चीज को नहीं बटेरा अपन आप खत्म नहीं कर सके। पता नहीं कौन सी दुनिया में ये लोग रहते हैं, मुझे तो समझने से काफी कि क्यों एक दूसरे की मतलब आप बदतरीकियां करते हैं। आप अपना काम कीजिए, आपको किसी ने रोका काम करने से, या अच्छे काम करेंगे तो लोग आपकी मेरे ख्याल। सर लेकिन क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं वाली मिसल के मज़दाक हुकूमत की इत्तेहादी और हलीफ जमात भी है, और साथ ही साथ अपोजिशन का किरदार भी अदा कर रही है। मोहसिन नकवी साहब ने बिलावल साहब से जाकर के आज मुलाकात भी की है, और वो जो तलखियाँ दोनों इत्तेहादी जमातों के दरमियान दर आई हैं, उसके हवाले से उन्होंने अपना मसालियाना किरदार अदा करने की हसरत का इजहार भी फरमाया है।
सर क्या लगता है ये बेल मंडे चढ़ेगी या साजे की हांडी चौराहे पर फूट के रहेगी? मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ कि ये दोनों जमातों की सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक दाएं की सियासत है, एक बाएं की सियासत है, सोच मुख्तलिफ है, काम करने का अंदाज मुख्तलिफ है। तो ये तो एक मजबूरी कह लीजिए या वक्त का तकाजा कह लीजिए कि एक बना हुआ है, अलायंस बना हुआ है, बस इस तरह ही करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी वाले शोर में जाते रहेंगे और साथ भी देते रहेंगे। बस यही है कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। ये समझते हैं कि शोर में जाके लोग ये समझेंगे कि पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो ये नहीं, या तो फिर आप एक दफा फैसला कर लीजिए कि भाई हमने आपके साथ नहीं चल रहा, हम अपना अलग एक। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है ना, आप वहां पे भी एक ऐसा बात है कि बाप बेटे को वज़ीर आज़म बनाना चाहता है। अब इसका तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकता ना, 40 सीटें ले और वज़ीर आज़म बन जाए, तो ये तो हो नहीं सकता ना। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको लोगों की खिदमत करनी पड़ेगी। मिला था मौका, 2008 में मिला था मौका, 2008 से 2013 तक, लेकिन आपने मौका गंवा दिया। मैंने उस वक्त भी इनको ये कहा था कि अब वो बेनजीर भुट्टो या जुल्फिकार भुट्टो मौजूद नहीं है, आपने आइंदा जो सियासत करनी है अपनी कारकर्दगी पे करनी है। लेकिन यहाँ पे मुसीबत यह है कि आप किसी को अगर समझाने की बात करते हैं, वो ये समझता है कि ये मुझे बेवकूफ कह रहा है, ये मुझे नालायक कह रहा है, वो समझने की कोशिश ही नहीं करता। हालांकि समझने के लिए ना किसी के उम्र की जरूरत है, ना किसी ओहदे की जरूरत है। मेरे ख्याल में शायद कोई आम आदमी भी आपको अच्छी बात बता सकता है, समझा सकता है, समझ लेनी चाहिए। अगर वो बात बेहतर समझा रहा है तो समझ ले। सर आपके ख्याल में ये जो अचानक से मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, इनको भी इनकलाब का शौक चल रहा है, ये भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई तो मैं नहीं कहूँगा, सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, इस्लामाबाद की जानिब कूच करने का इन्होंने इंदिया दिया था 2-1 रोज़ पहले। अभी सिस्टम सब सही चल रहा था, पार्लिमान की तौकीर भी थी, सब कुछ था, लेकिन वो अचानक से बीच में अपना वज़ीर आला नहीं बन पाया तो पार्लियामेंट भी रबर स्टैंप हो गई। बल्कि पार्लियामेंट के लिए तो उन्होंने लॉन्डी तक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, बाकायदा पब्लिश्ड लफ्ज़ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जी ये इस्टेब्लिशमेंट के आगे सब जो है वो हाथ बांधे खड़े हैं, काइंड ऑफ इस तरह की चीज़, और हकीकी इनकलाब और फलाना और ढिमकाना। तो आप वाकई ये समझते हैं कि फजलुर रहमान साहब ये JUI को असल में पार्लिमान की तौकीर अजीज़ है या कि मामला कुछ और है हुजूर? असल पे मैं आपको इस पे आप लोगों का भी कसूर है यार, तो सवाल कर लिया कीजिए ना सर। हमारे साथ तो जो आते हैं तो हम सवाल करते हैं, उसके बाद फिर उनकी शक्ल देखनी नसीब नहीं होती। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अभी कोई ये बंदा जब ये बातें कर रहे थे तो ये सवाल कर देता कि जिस वक्त यहाँ पे तरमीम हो रही थी तो उस वक्त आपने वोट किसको दिया था, बस इतना पूछ ले। क्या करेंगे, आपको मार देंगे? क्या करेंगे, इतना पूछ लें आप बस। उस वक्त क्या सब ठीक था? उस वक्त यही अपना पार्लियामेंट थी या किसी और पार्लियामेंट में जो आपने आके वोट दिया था? मरी समझ असल बात वहां आपने अपने सवाल में उनका एक ऐसा मुद्दा बयान कर दिया जो वो भी चाहते थे। उनकी यहाँ पे असल मुसीबत तो ये है, हम आपकी ख्वाहिशात के ताबे हैं। जहां पे आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, आप सारे के सारे सिस्टम को आप बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। लेकिन मैंने उनके रिप्रेजेंटेटिव से मैंने सवाल किया था पिछले शो में, मैंने उनसे पूछा था कि जिस पार्लियामेंट को आप लॉन्डी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी पार्लियामेंट ने आपको आपकी जाती हिफाजत के लिए मौलाना फजलुर रहमान की FC की एक पूरी प्लाटून, पूरी ब्रिगेड जो है वो अता फरमाई है। तो आपने ये तो शुक्रिया के साथ वसूल कर लिया, आपको उस वक्त ख्याल नहीं आया। तो बाकायदा मुझे ये सुनना पड़ा एक सेनेटर साहब की जानिब से कि जी कोई एहसान थोड़ी किया, रियासत का फ़र्ज है अवाम के जान माल की तहफ़्फ़ुज़ की हिफाजत करना। असल पे मुझे ये समझ नहीं आती कि जान की हिफाजत करना या जान लेना या जान देना तो मेरे अल्लाह के हाथ, इंसान के हाथ में तो है ही नहीं। तो किस बात से डरते हैं ये? इसका मतलब है इनका उस चीज पे इत्मीनान नहीं है, ईमान नहीं है। फिर यही हो सकता है, मैं तो यही कह सकता हूँ। फिर इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। दूसरी बात ये है, जब जिस पार्लियामेंट को ये लॉन्डी कहते हैं, उसी पार्लियामेंट से ये तनख्वाहें भी ले रहे हैं। जिस पार्लियामेंट को लॉन्डी कहते हैं, उसी पार्लियामेंट बैठ के बातें भी करते हैं। जिस पार्लियामेंट को ये लॉन्डी कहते हैं, उसी के जाइए जाके पता कीजिए अपनी उनकी जो डिस्पेंसरी है वहां से कितने लाखों की दवाइयां जाती हैं। ये वही पार्लियामेंट है जिससे ये ट्रेवल वॉचेस भी लेते हैं। ये वही पार्लियामेंट है जिसके कैफेटेरिया में बैठ के ये
कैफेटेरिया तो नहीं है, एनीवे वो एक जो लॉन्जेस है वहां पे जाके चाय भी पीते हैं। वो तो गवर्नमेंट की चाय होती है ना, वो इनके पैसों की नहीं होती। खाना पीना, बल्कि खाना पीना मेरे ख्याल में नून लीग वाली जमा करके पैसे तो खाना खवाते हैं, वो महीने बाद काटते हैं मेंबर्स के और ये उड़ाते हैं उस पर जाके। ये इसलिए मैं कहता हूँ, यही तो मैं कह रहा था कि आपकी गलतियां हैं, आप अपनी गलतियां माने ना, इन चीजों को आप नोट किया कीजिए और नोट करके फिर इस किस्म के सवाल किया कीजिए ताकि आइंदा ये बात करने से पहले 100 दफा सोचेंगे। सर मसला ये है कि आप तो खैर पुराने वाकिफ़ हैं, आपको तो मेरी आदत बद का अच्छी तरह से पता है और आपको ये भी पता है कि मैं जिस प्रोग्राम में होता हूँ उस प्रोग्राम से मेहमान ऐसे दूर भागते हैं जैसे हकीकी मुसलमान गुनाहों से दूर भागता है। अब अगर मज़ीद सवालात करूँगा तो फिर अकेले ही बैठ करके बुकराती करूँगा, फिर आप जैसे सूफ़ी और दरवेश मंच लोगों से भी जाऊँगा ज़रूर, तो इसलिए थोड़ा बहुत कभी कभी खेलने का मौका दे देता हूँ मैं भी। इज्जत देने वाला है अल्लाह, इज्जत देने वाला है, दोनों के हाथ में होता तो यकीन कीजिए सब कुछ अपने पास रख लेते हैं। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रेशियस टाइम। नाज़रीन ये थे शेख रोहिल असगर साहब, इनसे गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। कल इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।